जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। আগামী দিন জানবেন যদি বিজেপি জেতে আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না, আর নির্বাচন হবে না। সেন্ট্রালের কাছে আমরা ক্ষমা চাইবো না, মাথা নত করব না। কোনো দুর্নীতি নেই, মিথ্যে কথা, এটা বিজেপির প্ল্যান। मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है। तो सवाल है कि देश में कौन संतुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है और कौन तुष्टिकरण की। हिंदुस्तान की सियासत में तुष्टिकरण का मतलब है किसी खास वर्ग को लुभाने के लिए नीति, नियत और वादे। इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से गूंज तुष्टिकरण की है, आरक्षण की है और मुसलमानों की है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस का हमेशा एजेंडा सामाजिक टकराव और देश को विवादित मुद्दों की तरफ ले जाने का रहा, और कांग्रेस की मंशा हमेशा गरीबों को गरीब बनाने की रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी पहला हक, दूसरा हक, तीसरा नहीं कहते हैं, वो तुष्टिकरण नहीं करते हैं बल्कि संतुष्टिकरण कहते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का हर नेता हर मंच से यही कह रहा है कि बीजेपी अगर इस बार जीती तो संविधान बदल देगी। अब सवाल है कि क्या सच में संविधान पर खतरा है? संविधान से चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या सच में संविधान बदला जा सकता है? नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपका एक वोट न केवल विजय सिंह जी को जिताएगा बल्कि संविधान को भी बचाने का काम करेगा। आप लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हो? ये लोग जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, क्या पता कल हमारा आपका अधिकार छीनने वोट डालने का। ये छीन सकते हैं हमारा आपका अधिकार, ये संविधान बदल सकते हैं। इनके लोग जो हैं दबी जबान से कभी खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये जनता की नाराजगी का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हारेंगे ये लोग। कभी कहेंगे कि मुझे गाली दे रहे हैं, कभी धर्म की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, उसकी बात नहीं होती। विपक्ष का ये डराना गंभीर है। इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने संविधान एक्सपर्ट चंद्रभूषण पांडे से संपर्क किया। चंद्रभूषण पांडे न सिर्फ संविधान एक्सपर्ट हैं बल्कि सेवानिवृत्त जज भी रह चुके हैं, इसलिए वो कानूनी दांवपेचों को भी बखूबी जानते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनना चाहिए। देखिए, संविधान में तो बदलाव कभी भी हो सकता है और संविधान में अभी तक 125 बदलाव हो भी चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि संविधान में संशोधन अलग होता है और एकदम संविधान को ही समाप्त करके और दूसरा संविधान बनाना एक दूसरी बात है। तो ये जो आरोप है वो इस तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो ये संविधान को ख़त्म करके वो अपने अनुरूप संविधान लाएंगे, ये उनका आरोप हो सकता है। लेकिन ये कहा कि संविधान में तो संशोधन होता ही रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि संविधान में जो संशोधन के भी सीमाएं हैं उसका भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि संविधान में उसी स्तर तक का संशोधन किया जा सकता है जिससे कि उसका मूल कैरेक्टर मतलब जो है वो न बदले, बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। विपक्ष के इन हमलों के उलट बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन संविधान के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने के फिराक में है। देश में कई बार लोकसभा चुनाव आरक्षण के मुद्दों पर लड़ा गया है। इस बार मुद्दा आरक्षण भी है और तुष्टिकरण भी।
इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मॉडल है संतुष्टीकरण। हर एक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए। जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। पीएम कई मंचों से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता में आते ही ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को कम करके मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के इन आरोपों का जवाब अभी तक विपक्ष या कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। अपने इसी वार में पीएम मोदी बार बार कर्नाटक का भी उदाहरण देते हैं। कर्नाटका ने, वहां की कांग्रेस की सरकार ने रातों रात कर्नाटका में जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, छोटी मोटी, धनी, पढ़ी लिखी, सभी जातियों को रातों रात एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया, रातों रात। और उनको कह दिया कि जो 27% है ना, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो। इन आरोपों के पड़ताल के लिए सबसे पहले हमें इतिहास की तरफ देखना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा कि देश में क्या इससे पहले भी धर्म के आधार पर या फिर सीधे तौर पे कहें तो मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की गई है। अगर जवाब हाँ है तो देखना होगा कि किन सरकारों ने ऐसा किया है, उनका एजेंडा क्या रहा है। तो सबसे पहले कर्नाटक के सवाल पर पड़ताल करते हैं। ये है वो दस्तावेज जो कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर पीएम मोदी के दावों का सच बयान करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने कर्नाटक सरकार को जब जवाब तलब किया तो जो उत्तर दिया गया वो इस दस्तावेज में दर्ज है। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए और भी SC/ST का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियां हैं कैटेगरी 1 में, उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कैटेगरी 1B में भी, 2B में भी 100 से अधिक जातियां हैं, उस 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है। अब पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके समझिए। कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। इसे 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिसमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। कैटेगरी 2A में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इस तरह से सभी मुस्लिमों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिलता है। बीजेपी का सवाल ये है कि आखिर जब हिंदुस्तान के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है
कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना क्या संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं है? इस सवाल को लेकर जब हमने संविधान एक्सपर्ट चंद्रभूषण पांडे से पड़ताल की तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है और ये मामले में कि धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है। ये मामला कई बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं जाता है। आरक्षण के दो ही आधार हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है और दूसरा आरक्षण की व्यवस्था है उसमें बैकवर्ड क्लास, वो भी कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास का। तो पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़ी वर्ग, तो पिछड़े वर्ग के नाम पर और एसटी और एसटी को बस दो ही आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दिया गया है। एक तीसरी व्यवस्था भी आई है कि जो आर्थिक रूप से अगर वीकर सेक्शन है कुछ लोग, उनको भी आरक्षण दिया जाता है। अब बीजेपी ने इस पूरे मामले को पुरजोर ढंग से उठाकर ये आरोप लगाया है कि वो नहीं बल्कि कांग्रेस संविधान का उल्लंघन कर रही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस कर रही है। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। खुद बाबा साहब आम्बेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। संविधान के पीठ में छुरा भोंका था। एक तो संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही गई है, दूसरा कर्नाटक में जब सभी मुस्लिम वर्गों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर आरक्षण दिया जा रहा है तो उसके पीछे का मुख्य कारण मुस्लिमों का विकास है या शुद्ध राजनीति। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि कर्नाटक में मुस्लिमों का जो आरक्षण मिल रहा है उसका असर क्या हो रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिम की आबादी 12.92% है। 30 मार्च 2002 को कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी कर मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे में आरक्षण की व्यवस्था की। कर्नाटक सरकार ने कैटेगरी 1 में 17 और कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियों को शामिल कर उन्हें ओबीसी माना है। बाकी मुस्लिम जातियों को एक नई कैटेगरी 2B बनाकर उसमें शामिल कर दिया गया है। सभी मुस्लिमों को ओबीसी के लिए निर्धारित 32% कोटे से ही आरक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग का दावा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कैटेगरी को नहीं बांटा गया है। इसमें सभी मुस्लिमों को निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित 32% सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है। आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू है। हंसराज अहिर ने बताया कि कर्नाटक सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सरकारी कॉलेजों में पीजी की कुल 930 सीटें थी, जिनमें से 150 सीटें ओबीसी कोटे से मुस्लिम को दी गई हैं। हंसराज अहिर ने कहा है कि कायदे से मुस्लिमों को 4% सीट देनी चाहिए थी, लेकिन ये 16% से ज्यादा है। इस पूरे मामले में कर्नाटक सरकार का रुख समझना और जानना भी बेहद जरूरी है। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर का आरोप है कि कर्नाटक सरकार से कई बार जवाब मांगने के बावजूद कोई सही उत्तर नहीं आया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के मुताबिक 23 अप्रैल को दिए जवाब में कर्नाटक सरकार ने लिखा है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति है और न धर्म है। कर्नाटक सरकार से ये पूछने पर कि किस आधार पर मुस्लिमों को ये आरक्षण दिया जा रहा है, अभी तक कोई उचित जवाब नहीं आया। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को राज्य की बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वहां की कांग्रेस सरकार ने इसको फिर से लागू कर दिया।
अब एक नज़र कर्नाटक में आरक्षण के इतिहास पर भी डालिए, जो करीब 29 साल पुराना है। 1995 में एचडी देवगौड़ा की जनता दल सरकार ने ओबीसी कोटा के तहत मुस्लिमों को आरक्षण दिया था। देवगौड़ा सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी कोटे में विशिष्ट वर्गीकरण 2B के तहत 4% आरक्षण दिया था। 2023 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया। बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों का आरक्षण लिंगायत और वोक्कालिगा जाति में बराबर बांट दिया था। 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसने मुस्लिम आरक्षण दोबारा लागू कर दिया। कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना। कर्नाटक में बवाल इसलिए भी है क्योंकि वहां की सरकार ने मुस्लिमों को एक झटके में पिछड़ा मान लिया। ये फैसला राजनीति से प्रेरित ही लगता है और इससे 3 बेहद अहम सवाल भी खड़े होते हैं। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण जब नहीं है तो फिर कैसे सभी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है? सभी मुस्लिमों को बैकवर्ड मान लेना कौन सा सामाजिक न्याय है? कर्नाटक में पिछली सरकार ने आरक्षण रद्द किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिर कैसे कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने ये फैसला ले लिया? अब एक सवाल आपके मन में भी जरूर उठ सकता है कि आखिर देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहां मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाता है, मतलब जहां पर धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जाता है। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी राज्य दक्षिण भारत के हैं जहां मुस्लिमों की आबादी काफी संख्या में है। कर्नाटक कुल आबादी करीब 6 करोड़, मुस्लिम आबादी करीब 80 लाख। केरल कुल आबादी करीब 3.3 करोड़, मुस्लिम आबादी करीब 90 लाख। तेलंगाना कुल आबादी करीब 3.5 करोड़, मुस्लिम आबादी करीब 45 लाख। तमिलनाडु कुल आबादी करीब 4.9 करोड़, मुस्लिम आबादी करीब 36 लाख। आंध्र प्रदेश कुल आबादी करीब 7.2 करोड़, मुस्लिम आबादी करीब 42 लाख। इन तमाम बातों दावों के बीच एक बड़ा पहलू ये भी है कि कई राज्यों में मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी मानकर आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक की तरह सभी मुसलमानों को बैकवर्ड मानना गलत ही समझा जाएगा। मुस्लिमों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड को समझने के लिए मंडल कमीशन ने इसकी जो परिभाषा दी है उसको देखा जाना चाहिए। सैयद, शेख, पठान और मुगल आदि जातियां ओबीसी नहीं माने जाए। अगर मुसलमान के पुरखे पहले हिंदू अछूत रहे हों तो उसे बैकवर्ड माना जाएगा। पेशे के नाम वाली जातियां जैसे कुम्हार, दर्जी, बढ़ई आदि जिनको हिंदू बैकवर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, ऐसी जाति और काम वाले मुसलमानों को बैकवर्ड माना जाएगा। इसके अलावा बाकी मुसलमान ओबीसी नहीं है। अब सवाल ये भी है कि आखिर फिर क्यों देश के सभी मुस्लिमों को बैकवर्ड माना जाता है? सवाल ये भी है कि क्या इससे समाज धर्म के नाम पर नहीं बच जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या इससे देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक दरार नहीं पैदा होगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब हमारे देश के संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात नहीं की गई है तो फिर ये दोहरापन क्यों? 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में दोनों बार कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। कांग्रेस पर बीजेपी ने आंध्र प्रदेश को लेकर जो आरोप लगाया है वो इतिहास की कसौटी पर खरा साबित होता दिखता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कई बार कांग्रेस की सरकारों ने ये कोशिश की है, हर बार अदालतों ने उस पर रोक लगाई है। एक बार तो केंद्र में कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की, लेकिन देश की मजबूत न्यायपालिका ने उसे मुमकिन नहीं होने दिया। उसका भी इतिहास आपको जानना और समझना चाहिए। 12 जुलाई 2004 आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की वाईएसआर रेड्डी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की।
21 सितंबर 2004 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण के कांग्रेस सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। नवंबर 2004 इसके जवाब में सीएम वाईएसआर रेड्डी ने डी सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया। सुब्रमण्यम आयोग की अनुशंसा रिपोर्ट में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। 20 जून 2005 हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के आदेश को दरकिनार करते हुए आंध्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी किया। 25 अक्टूबर 2005 आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर आंध्र सरकार ने अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया। 21 नवंबर 2005 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना जाना पूरी तरह अवैज्ञानिक और दोषपूर्ण मानदंडों पर आधारित है। 14 दिसंबर 2005 आंध्र प्रदेश ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 4 जनवरी 2006 सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सीमित अंतरिम रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की आरक्षण के तहत पहले ही भर्तियां हो चुकी हैं, उन्हें नौकरी में रहने दिया जाए, लेकिन भविष्य में आरक्षण के आधार पर होने वाली सभी भर्तियों को रोक दिया जाए। 17 अप्रैल 2007 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें अवैज्ञानिक हैं और उनका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। 17 अप्रैल 2007 आंध्र की कांग्रेस सरकार ने इस मामले को एक बार फिर आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग और रिटायर्ड आईएएस पीएस कृष्णन की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति को भेजा। 11 जून 2007 पीएस कृष्णन ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुस्लिम समुदाय से 14 पिछड़े वर्ग की पहचान की गई थी। 3 जुलाई 2007 आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहचान किए गए मुस्लिमों के पिछड़े वर्गों के लिए 4% आरक्षण की सिफारिश की। 7 जुलाई 2007 आयोग की नई सिफारिश के आधार पर आंध्र सरकार ने मुसलमानों के लिए फिर से 4% आरक्षण का आदेश जारी किया। 8 फरवरी 2010 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 5-2 के बहुमत से फैसला लिया कि पहचान किए गए पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला ये कानून संवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 16(2) का उल्लंघन करता है। 25 मार्च 2010 सुप्रीम कोर्ट ने 4% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को अंतरिम मान्यता दी और आखिरी फैसले के लिए इसे संवैधानिक पीठ को भेज दिया। आंध्र प्रदेश के मामले में जब 4% आरक्षण को अंतरिम मान्यता मिली, तो इसके बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया और इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 19 दिसंबर 2011 को जब उनकी सरकार थी, तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक मुसद्दा, एक नोट कैबिनेट में लेकर आई थी। इस कैबिनेट नोट में ये कहा गया था कि ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, मंडल कमीशन के अनुसार जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण का एक हिस्सा काट करके 27% में से एक टुकड़ा काट करके मजहब के नाम पर दिया जाएगा। 22 दिसंबर 2011 केंद्र की यूपीए सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में से मुसलमानों के लिए 4.5% का उप कोटा तय कर दिया। 29 मई 2012 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यूपीए सरकार के ओबीसी कोटा के अंदर उप कोटा बनाकर 4.5% मुस्लिम आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया। यूपीए सरकार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। 13 जून 2012 सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीए सरकार का आरक्षण आदेश पूरी तरह से धार्मिक विचारों पर आधारित था, जिसका संविधान समर्थन नहीं करता है। जब देश का संविधान बना, महीनों तक माथापच्ची हुई, चर्चाएं हुई, देश के गणमान्य लोगों ने चर्चाएं की। बाबा साहब आम्बेडकर में उन चर्चाओं के आधार पर संविधान को लिखा गया और सबने सोच समझ करके तय किया कि देश की एकता, अखंडता के लिए देश का संविधान
किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया। खुद बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटका का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती। आरक्षण पर छिड़ी सियासी रार में बीजेपी का अलग राग है, जबकि विपक्षी दलों का अलग। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है कि किसी भी राज्य या पूरे देश में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि कई मौकों पर खुद राहुल गांधी संविधान के मुताबिक 50% आरक्षण को उखाड़ फेंकने की बात कर चुके हैं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की लिमिट उनकी सरकार आते ही हटा दी जाएगी। मतलब फिर देश में एक अलग तरह की ही असमानता देखने को मिलेगी। फिर सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, सभी जातियां एक दूसरे से टकराएंगी। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति कह रही है। देश की करीब 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं हार और जीत का अंतर। वहीं करीब 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यूपी में सर्वाधिक 13 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 12 और केरल में 8 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। असम में 7, बिहार और जम्मू कश्मीर में 4 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 3, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तमिलनाडु और लद्दाख में 1 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम तय करते हैं विजेता। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां अपने एजेंडे, अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। देश में कई बार आरक्षण को लेकर चुनाव हो चुका है। इस बार भी आरक्षण चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि कौन तुष्टीकरण कर रहा है और कौन संतुष्टीकरण। आज की खास पेशकश में बस इतना।